हेलो एवरीवन, मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिद्धार्था ऑफिशियल पर आप लोग का स्वागत है। इस ऑनलाइन सीरीज़ में इकॉनमी का PYQ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो विभिन्न एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जैसे UPSC हो गया, आपका CDS हो गया, CPF हो गया और PCS एग्ज़ाम हो गया। इन सभी एग्ज़ाम को लेकर, इस सभी एग्ज़ाम को टारगेट को लेकर हम लोग PYQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम लोग कल फर्स्ट सीरीज़ को देख चुके हैं, जो जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, यह भारत में समस्त खुदरा भुगतानों के लिए बहुआयामी संगठन है, यानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। या जो NPCI है, यह भारत में जो समस्त मतलब ऑल टाइप्स जो रिटेल भुगतान किया जाता है, ये एक बहुआयामी संगठन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, यह एक गैर लाभकारी कंपनी नहीं है। तो इसमें यह पूछा गया है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है इसमें से। तो इसमें से गलत है जो NPCI है, NPCI ये गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाता है, यानी ये सही है ऑप्शन आपका। तो गलत कौन सा सही नहीं पूछा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। जो एक्सप्लेनेशन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान यानी रिटेल पेमेंट्स और समाधान तंत्र के लिए एक बहुआयामी यानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जो NPCI है भारत में जो रिटेल भुगतान किया जाता है उसमें और समाधान तंत्र के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। यह भारत और समाधान तंत्र अधिनियम 2007 के अंतर्गत आता है, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत ये आता है। भारत में भुगतान और समाधान संबंधी बुनियादी विकास को मजबूती प्रदान करता है और RBI और भारतीय बैंक एसोसिएशन की एक पहल है जो NPCI को लागू किया गया है। RBI एंड IBA यानी भारतीय बैंक एसोसिएशन की एक इनिशिएटिव है, उन लोगों के पहल के द्वारा ये चालू किया गया है, जो पेमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ चलता है। NPCI की वस्तुओं की उपयोगिता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे कंपनी अधिनियम 1956 और जो कंपनी एक्ट 1956 था उसे 2013 में यानी 2013 में इसे संशोधन किया गया था। जो इसका धारा 8 है यानी जो क्लास 8 है के अंतर्गत धारा 50 के प्रावधानों के तहत यह गैर लाभकारी कंपनी में शामिल किया गया है। जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें जो क्लास 25 था और जो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 में इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शामिल किया गया है, जिसका आशय ये हो जाता है, जिसका तात्पर्य ये हो जाता है कि संपूर्ण बैंकिंग तंत्र को, जो बैंकिंग सिस्टम है, पूरा बैंकिंग सिस्टम को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे उपलब्ध कराने, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे उपलब्ध कराने में, जिससे भारत में भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक और निपटान प्रणाली विकसित की जा सके। इसे इसलिए उपलब्ध कराया गया है कि भारत में जो फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को सेटलमेंट करने के लिए इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई कुबेर क्या है। ये RBI के द्वारा विकसित किया गया एक सिस्टम है। देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है, कोर बैंकिंग
कोर बैंकिंग। सेकंड, भारतीय डाक का कोर बैंकिंग सुविधा ऐप है। सी, विभिन्न जुर्मानों और शुल्कों के माध्यम के लिए सरकार का एक ऑनलाइन भुगतान पोर्टल है। डी, सर्टिन के साथ मिलकर आरबीआई द्वारा विकसित एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाता है, ये भी सी भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, यानी ये कोर बैंकिंग है। भारतीय रिजर्व बैंक की ये कोर बैंकिंग मतलब सब जितने बैंकिंग होते हैं, बैंकिंग सिस्टम के जो भी काम होते हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाता है, उसे कोर बैंकिंग कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ई कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक का एक कोर बैंकिंग समाधान है। यह देश भर में पोर्टल आधारित सेवाओं का उपयोग कर क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है और उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो बैंक इस पोर्टल पर सेवाओं का उपयोग कर सुरक्षित तरीके से कहीं से भी किसी भी वक्त खाते का सेंट्रलाइज्ड पहुंच, विकेंद्रीकृत पहुंच के साथ प्रत्येक बैंक के लिए एक चालू खाता का प्रावधान करता है। ये बताया गया कि जो ये पोर्टल है ई कुबेर पोर्टल है, इसको सेंट्रलाइज्ड किया गया है कि कहीं से भी किसी भी वक्त को इसे संचालन किया जा सकते हैं और प्रत्येक बैंक के लिए एक क्या है, चालू खाता, ये करंट अकाउंट का प्रावधान करता है। कोर बैंकिंग CBS को एक ऐसे समाधान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बैंकों की एक ही स्थान पे 24/7 आधार पर, मतलब 24/7 24 घंटा आधार पर ग्राहक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए है। जो कोर बैंकिंग सिस्टम है 24/7 आधार पर ग्राहक केंद्रित सेवा, जो कस्टमर होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कोर बैंकिंग को चालू किया गया है और साथ ही खुदरा और कॉरपोरेट बैंकिंग गतिविधियों को समर्थन देता है। केंद्रीयकृत वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप दुकान को वास्तविक बनाता है। CBS जो है कोर बैंकिंग सिस्टम के उपयोग से ग्राहक किसी भी शाखा से, जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, जो कस्टमर होता है किसी भी शाखा से कहीं भी अपने खाते का उपयोग कर सकता है। यानी जो पर्सन है अपने कहीं भी चाहे जहाँ रहे वो अपने शाखा से कहीं भी खाते का उपयोग कर सकता है, भले ही वे अपने खातों को कहीं और खोले हों। इसका मीन्स यह हुआ कि एक व्यक्ति का खाता अब उसके अपने स्टेट में यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो वो चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी जाकर अपने खातों का संचालन कर सकता है। अब वो अपने खाते का पैसा ट्रांसफ़र कोई भी उपयोग कर सकता है। वो ई कुबेर सिस्टम को या तो इन्फिनेट द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो ई कुबेर सिस्टम है उसे इन्फिनेट यानी इंटरनेट फाइनेंशियल नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। इन्फिनेट सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जो इसके सदस्य बैंक रहेंगे इन्फिनेट के, और वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अनन्य उपयोग के लिए एक उपयोगकर्ता समूह नेटवर्क है। ये बताया गया है इन्फिनेट सदस्य जो बैंक होंगे, जो इसके सदस्य होंगे इन्फिनेट में, और वित्तीय संस्थानों के इसके अनन्य उपयोग कर सकते हैं। इसको उपयोग करने के लिए एक समूह का नेटवर्क है ये, और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की संचार की रीढ़ है। जो ये इन्फिनिट है, जो ई कुबेर सिस्टम है, ये बताया गया इसमें जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, जो भुगतान है, राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की संचार की ये रीढ़ है, जो तत्काल RTGS सरकारी लेन देन जैसे स्वचालित रूप से अंतर बैंक आवेदनों की आवश्यकता को ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। मुद्रा भुगतान अथवा विनिमय
यानी एक्सचेंज के माध्यम के रूप में कार्य करती है। सेकंड, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की माप की समान इकाई का अभाव होता है। यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों की माप की इकाई का अभाव होता है। ये कथन सही है कि गलत है? आपको बताना है कि उपर्युक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट कथन है, भुगतान जो मुद्रा होता है, मुद्रा भुगतान यानी मनी पेमेंट अथवा विनिमय के एक्सचेंज के माध्यम के रूप में कार्य करती है। दैट इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्या है? सेकंड ऑप्शन, वस्तु विनिमय, जो बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय होता है, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों की माप की समान इकाई का अभाव होता है। सही है भी, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। मुद्रा 4 विशिष्ट कार्य करती है। जो मनी होता है वो 4 प्रकार के कार्य करती है। ये कार्य है, मूल्य की एक इकाई है। सेकंड, विनिमय का एक माध्यम है, यानी एक्सचेंज का एक माध्यम है। विलंबित भुगतान का मानक है और मूल्य का एक संग्रह है। यानी जो पैसा होता है उसमें कुछ एक वैल्यू उसके अंदर स्टोर होता है। कथन इसलिए एक सही हो जाता है। विनिमय मुद्रा के माध्यम के रूप में कार्य करती है। जो मुद्रा होती है एक्सचेंज के माध्यम के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। जो मनी होती है ये वस्तुओं और सेवाओं के बदले, इसमें वस्तु और सेवा को शामिल, जैसे ये होता है इसमें कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले अगर आप कोई सामान दो कि हमको इसके बदले दूसरा चीज़ को दे दो, तो इसमें नहीं होगा। इसमें केवल ये होगा कि आप पैसा दोगे तभी ये स्वीकार की जाती है। इसमें यह विकल्प के धारक या सामान्यीकृत क्रय शक्ति को भी दर्शाती है। जैसे आप कोई सामान गेहूँ लेना है तो आपको पैसा दोगे तभी वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, तभी उसके बदले आपको गेहूँ या आटा जो भी कुछ भी आपको लेना हो वो आपको देगा। नेक्स्ट क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की माप के लिए उभयनिष्ठ इकाई का अभाव होता है। यही बताया गया है। जो मुद्रा पेमेंट होता है या विनिमय प्रणाली में जो सिस्टम में होता है, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की माप के लिए उभयनिष्ठ इकाई का अभाव होता है। दैट इज ऑप्शन आप नंबर सेकंड, दैट इज करेक्ट। वस्तु विनिमय प्रणाली जो बार्टर सिस्टम की कमियों में से एक है। ये एक उभयनिष्ठ इकाई के अभाव का अर्थ है कि कोई उचित लेखा प्रणाली संभव नहीं थी। मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने का यह यथोचित कारण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करो आप लोग। एक ऐसी मुद्रा जिसे जारीकर्ता के भरोसे पर स्वीकार किया जाता है, जैसे उसे प्रत्ययी धन के रूप में जाना जाता है। प्रत्ययी मनी मीन्स क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी होता है इस इंग्लिश इसका। जो मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसे जारीकर्ता के भरोसे पर स्वीकार किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि कोई मुद्रा जारी किया गया है तो जारीकर्ता के भरोसे पर उसे स्वीकार करेगा कोई आदमी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्ययी धन यानी फिड्यूशियरी मनी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यही पूछ रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है? बैंक की करेंसी और मांग जमाएं दोनों प्रत्ययी मुद्रा के उदाहरण हैं। तो ये कह रहा है सेकंड ऑप्शन, जो बैंक की करेंसी, जो बैंक में जमा करेंसी है, और मांग जमाएं जो डिमांड हम लोग मांगते हैं, दोनों ही फिड्यूशियरी मनी के उदाहरण हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है और ऑप्शन आपका सेकंड हो जाता है। तो ऑप्शन ये ही सही करेक्ट है। तो देख लेते हैं फिड्यूशियरी मनी क्या है। जो फिड्यूशियरी मनी होता है, ये इस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था लैटिन भाषा के शब्द फिड्यूशिया से हुई थी। लैटिन भाषा का एक शब्द था फिड्यूशिया से हुई थी, जिसका अर्थ है कि विश्वास या भरोसा। जो फिड्यूशियरी मनी होती है किसी की विश्वास या भरोसे पर चलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। वह पैसा
जो विश्वास के इस मूल्य पर निर्भर करता है कि यह विनिमय का स्वीकार का माध्यम है। जो फिड्यूशियरी मनी होती है वो विश्वास पे चलता है कि इस मूल्य पर निर्भर करता है कि यह एक्सचेंज का माध्यम है, यह कागज़ के एक प्रमाण के रूप में उत्पन्न हुआ है जिसे धारक को सोने या चांदी की एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा किया गया था, जैसे चेक और ड्राफ्ट आदि की तरह का बैंक डिमांड ड्राफ्ट। इसमें यह बताया गया है कि ये विश्वास पर चलता है। कोई बॉन्ड धारक या सोना चांदी हो गया, एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा किया गया था, जैसे चेक और ड्राफ्ट आदि की तरह या बैंकिंग ड्राफ्ट हो सकता है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फिड्यूशियरी मनी को। अगर कहीं आए तो आप लोग खाली इतना याद रखिएगा कि जो फिड्यूशियरी मनी होती है एक आधिकारिक मुद्रा की तरह ही होता है और इसमें आप लोगों को विश्वास के आधार पर ये जारी किया जाता है, विश्वास के आधार पर ये चलता है। और फियाट मनी क्या होता है, कागजी मुद्रा क्या है? जो कागजी मुद्रा है किसी सरकार द्वारा जारी किया गया है। जो आपका फियाट मनी है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया है और पैसा जो सोना या चांदी में परिवर्तन नहीं होता है। जो फियाट मनी होता है इसकी सरकार के द्वारा जारी किया गया है, पैसा या सोना या चांदी में परिवर्तनीय नहीं होता है। ये फियाट मनी को सोने या चांदी में परिवर्तन नहीं कर सकता होता है और इसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होता है, यानी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है कोई। इसे जारी करने वाली सरकार की प्रतिष्ठा और अधिकार से अपनी क्रय शक्ति और मूल्य प्राप्त करती है, जैसे कागज़ का नोट और सिक्का। जो फियाट मनी है ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यह सोना और चांदी में परिवर्तनीय योग्य नहीं है, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, यानी कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होता है। यह जारी करने वाले सरकार की प्रतिष्ठा पर चलता है और उनके अधिकार से ही अपनी क्रय शक्ति और मूल्य प्राप्त करती है। जो फियाट मनी होता है उसी प्रतिष्ठा और क्रय शक्ति से ही मूल्य को प्राप्त करती है, जैसे कागज़ का नोट हो गया, 10 रुपया 20 रुपया हो गया, कोई सिक्का हो गया। इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या है, संकीर्ण मुद्रा यानी नैरो मनी। नैरो मनी में डाकघर बचत बैंक की बचत जमाएं शामिल होती हैं। जो नैरो मनी है पोस्ट ऑफिस होता है, डाकघर होता है, उसमें जो सेविंग उसमें जो जमा होता है बचत बैंक की बचत जमाएं यानी सेविंग डिपॉजिट शामिल होती हैं नैरो मनी में। सेकंड ऑप्शन, M4 को समाज के सकल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन, M1 एंड M2 की ओर तरलता बढ़ती है। 3 ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका केवल फर्स्ट ही सही है। तो संकीर्ण नैरो मुद्रा होता है उसमें वो डाकघर बचत बैंक की बचत जमा यानी सेविंग डिपॉजिट शामिल होती हैं। और M4 को समाज के सकल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। M1 M2 की ओर तरलता बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धन आपूर्ति जो होता है यानी जो मनी सप्लाई होता है धन की मांग की तरह, जो धन यानी मनी की मांग की तरह एक स्टॉक वेरिएबल है। जो मनी सप्लाई है वो धन की मांग की तरह एक स्टॉक वेरिएबल है और किसी विशेष नियत समय यानी किसी स्पेसिफिक नियत समय पर जनता के बीच परिसंचरित धन की कुल मात्रा को धन आपूर्ति कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि किसी विशेष नियति मतलब किसी विशेष समय पर जनता के बीच परिसंचित धन जो जनता के पास परिसंचरित धन की
धन की कुल मात्रा को धन आपूर्ति कहा जाता है। मतलब जो जनता के पास जितने भी धन संचित हुए हैं उसकी कुल मात्रा की आपूर्ति को धन आपूर्ति कहा जाता है। तो आरबीआई धन आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय के आंकड़े प्रकाशित करता है। जो आरबीआई होता है मनी सप्लाई के 4 वैकल्पिक अल्टरनेट उपाय के आंकड़े को प्रकाशित करता है। जैसे क्या होता है, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया और M4 हो गया। इन्हें हम लोग समझ सकते हैं जो चारों हैं। जो M1 होता है CU प्लस DD। CU जहाँ CU क्या है, CU जो हो वो होता है जहाँ जनता द्वारा धारित, मतलब जो जनता के पास मुद्राएं होती हैं जैसे नोट्स और सिक्के हो गए। और DD यानी डिमांड ड्राफ्ट, यानी क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके द्वारा उनके पास शुद्ध मांग जमा यानी शुद्ध डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों को मांगने पर देना होता है, वो आपका M1 क्या हो गया, M1 इक्वल टू CU प्लस DD। यानी जो करेंसी यूनिट है जनता के पास धारित नोट और सिक्के हैं, और DD डिमांड ड्राफ्ट जो डिमांड डिपॉजिट है वो वाणिज्यिक बैंकों के पास धारित शुद्ध मांग और जमा है। M2 क्या है, M2 ये हो जाता है M1 मीन्स क्या होगा, CU करेंसी इन हैंड्स इन पब्लिक और प्लस DD मिलाकर क्या हुआ M1 बना। M1 क्या होता है, M1 जो M2 बनेगा M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा है। जैसे जो ऑप्शन है आपका यहाँ पूछ लिया है, इसी को हम नैरो मनी बोलेंगे। M3 क्या है, M3 M1 यानी CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सवा अधि जमाएँ। मतलब जो टाइम डिपॉजिट होगा M3 में, टाइम बैंकों की जो शुद्ध जो जमाएँ हुई हैं नेट टाइम डिपॉजिट बैंक के कॉमर्शियल बैंक में हुआ है, और M1 जोड़ दिया जाएगा तो M3 बन जाएगा। M4 क्या होता है, M4 है M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों की कुल जमाएँ। जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जो सेविंग अकाउंट में जमा हुआ संगठन की जो कुल जमाएँ हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को छोड़कर M4 में शामिल किया जाता है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि जहाँ CU जनता के पास नोट्स और सिक्के हो गए, और DD मतलब डिमांड डिपॉजिट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा। M1 और M2 को नैरो धन संकुचित धन के रूप में जाना जाता है। यानी फर्स्ट सही है, जो M1 M2 हो गया उसको नैरो मनी कहेंगे। M3 M4 को ब्रॉड मनी, इसको ब्रॉड मनी बोलेंगे, ब्रॉड BROAD ब्रॉड मनी बोलेंगे, इसको जाना जाता है। यह श्रेणी व्यवस्था तरलता के घटते क्रम में होती है। ये जो श्रेणी होगा, जो सीरीज होगा, इसमें ये घटते क्रम में होती है। जैसे M1 सबसे अधिक लिक्विडिटी होगा और आसान है, M4 सभी में सबसे कम तरल है, सभी में सबसे कम तरल M4 होगा, यानी इसको सबसे बाद में भुनाया जा सकता है, इसमें समय लगता है भुनाए जाने में। फिर M3 क्या है, धन आपूर्ति जो मनी सप्लाई का सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम है। जो M3 होता है जो मनी सप्लाई का सर्वाधिक यूज किया जाने वाला माध्यम है। इसे समग्र मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है। इसे मौद्रिक समग्र मतलब एग्रीगेट मॉनेटरी पॉलिसी संसाधन के रूप में जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड, ये पूछा है कि फर्स्ट ऑप्शन है, यह आरबीआई के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जो पैसा छापा जाता है उसी के बारे में कुछ पूछा है, उसे कुछ संस्थाएं हैं उसी के बारे में पूछा है। बी कथन क्या है, यह आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह बताया गया है कि जो इकोनॉमिक मामले हैं, आर्थिक मामले के विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का यानी पब्लिक सेक्टर का एक उपक्रम है, सरकारी का है, बोल देंगे। सी क्या है, यह भारी उद्योग
एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये बताया है कि जो दोनों संस्थाएं हैं ये भारी उद्योग और जो लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर का एक उपक्रम है। डी ऑप्शन क्या है? यह कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नहीं, ये आपका आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यह भारी उद्योग के अंतर्गत ये भी नहीं आएगा भाई, पैसा छापने वाला कहाँ से आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? यह आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो दैट इज बी आंसर सही हो जाता है आपका। ये आरबीआई के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। तो ये आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। या प्रतिभूति मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड आर्थिक कार्य विभाग के तहत आने वाला एक मात्र लोक उद्यम है। इसे वित्त मंत्रालय के तहत पहले काम कर रही 9 इकाइयों के निगमीकरण के बाद गठित किया गया था। इस कंपनी को 2006 में कंपनी एक्ट 1956 के तहत निगमित किया गया था। यह सुरक्षा पत्र, सिक्कों की टकसाली, मुद्रा और नोटों की छपाई, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, यात्रा दस्तावेज आदि के निर्माण का कार्य करता है। कंपनी आपूर्ति करती है। जो कंपनी होता है, ये जो कंपनियां हैं भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड जो है ये आपूर्ति करता है या आरबीआई को मुद्रा, बैंक नोट और सिक्कों की। जो ये कंपनी आपूर्ति करती है, क्या करती है? आरबीआई को मुद्रा करती है, बैंक को नोट और सिक्कों की। विभिन्न राज्य सरकारों को गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों की ये सप्लाई करता है। पोस्टल स्टेशनरी और डाक विभाग को टिकटों की भी सप्लाई करती है। विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट, वीज़ा, स्टिकर और अन्य यात्रा दस्तावेज की। अन्य उत्पादों में स्मारक सिक्के, जैसे किसी की याद में सिक्का जारी किया जाता है, MICR और गैर MICR के चेक आदि शामिल हैं। कभी समझेंगे हम लोग MICR और नॉन MICR क्या होते हैं, आएगा आगे क्वेश्चन में, तो फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ये आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग क्या है पूछ लिया। देखिए अब ये टर्मिनोलॉजी है, न्यूज़ में रहा होगा उस समय तो पूछ लिया है। इस्लामिक बैंकिंग के अंतर्गत ऋणों और जमाओं का पर कोई ब्याज नहीं लगता है। जो इस्लामिक बैंकिंग होता है उस पर जो ऋण जमा होता है, जमा और ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता है। जमाकर्ता जिस बैंक में अपनी जमाएं रखता है उसको होने वाले नुकसान या लाभ में वह सहभागी होता है। इस्लामिक बैंक में उनमें एक बताया गया है कि उन लोगों में अगर कोई जमा होगा तो ऋण और जमा पर कोई ब्याज नहीं लेंगे। जमाकर्ता जिस बैंक में अपनी जमाएं रखता है उसको नुकसान या लाभ में वो सहभागी होगा, भाई पार्टिसिपेट करेगा, लाभ हो चाहे हानि वो पार्टिसिपेट करेगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? या उपभोक्ता ऋणों पर ब्याज नहीं लगाता है, अतः बैंक इन ऋणों पर किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो इस्लामिक बैंकिंग के बारे में फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। यह उपभोक्ता ऋण पर ब्याज नहीं लगाता और अतः यह बैंक इन पर ऋणों पर किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं कर देता। ये थोड़ा डाउटफुल संदेह में स्थिति में आ जाता है, इसलिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। तो दैट इज आंसर फर्स्ट 1 एंड बी, इसलिए बी आंसर सही हो जाता है। अब इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जान लेते हैं, ये आखिर क्या होता है। इस्लामिक बैंकिंग क्या है? इस्लामिक बैंकिंग इस्लाम सिद्धांत के अनुसार लागू की गई बैंकिंग व्यवस्था है जो
इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लाम के कॉन्सेप्ट के अनुसार लागू की गई एक बैंकिंग व्यवस्था है। इस्लामी बैंकिंग में ऋण और जमा दोनों पर ब्याज की मनाही होती है। जो इस्लाम होता है, इस्लाम में बताया गया है कि जो लोग जमा करेंगे वहाँ बैंक में, वो ऋण और जमा पर दोनों पर ब्याज उन लोगों में मनाही है, वो लोग नहीं लेते हैं। इसके लिए यह तर्क दिया गया कि पैसा कोई वस्तु नहीं है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि जो पैसा है कोई वस्तु नहीं है और लाभ वस्तुओं और सेवाओं पर अर्जित किया जाना चाहिए। पैसा कोई वस्तु नहीं है। अगर आपको लाभ लेना ही है, अगर आपको इंटरेस्ट ब्याज कुछ लेना ही है, तो आप लोग वस्तु और सेवाओं पर अर्जित करो, पैसे पर मत करो। पैसे के नियंत्रण पर नहीं, परंतु पूंजी को उत्पादन का एक कारक माना जाता है। जो पैसा होता है, जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसको उत्पादन, उसको प्रोडक्शन का एक फैक्टर माना जाता है, जिसे पुरस्कृत होना चाहिए। हालांकि इस्लामिक बैंकिंग पूंजी के मालिकों को मुनाफे में एक हिस्सा पाने की अनुमति देती है। इस्लामिक बैंक में ये भी बताया गया है, जो इस्लामिक बैंकिंग पूंजी के मालिकों को, जो पूंजी के मालिक होते हैं, जैसे बैंक हो गया, तो मुनाफे में एक हिस्सा पाने की अनुमति उनको देती है। जो इस्लामिक बैंकिंग है, जो सुनिश्चित है, जो अनिश्चित है, या ऋणदाता और ऋणधारी द्वारा लाभ और घाटा दोनों के बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो इस्लामिक बैंकिंग है उसमें ऋणदाता हो गया या ऋणधारी हो गया, दोनों को लाभ और घाटा की स्थिति होने पर बंटवारे के सिद्धांत पर रहना पड़ेगा। इसलिए आपका कथन 1 और 2 सही हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जमाकर्ता को ब्याज के रूप में एक निश्चित वापसी का भुगतान किया जा सकता है। जो जमा है, जैसे कोई जमा किया, तो वो जो जमा करेगा ब्याज के रूप में एक निश्चित वापसी का भुगतान नहीं किया जा सकता है उसको, जो जमा करेगा। लेकिन बैंकों को जमा पर नगद या वस्तु के रूप में पुरस्कार या बोनस जैसे प्रोत्साहन देने की अनुमति है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन जो जमा पर नगद दे देंगे या वस्तु के रूप में पुरस्कार या बोनस जैसे प्रोत्साहन देने की अनुमति है। जो जमा करता होता है, जो डिपॉजिट करता है, जो नियमित बैंकिंग प्रणाली में जोखिम विरोधी होता है, वह यहाँ पूंजी का एक पूंजी प्रदाता, और जो बैंक उसकी पूंजी उधार लेता है, उसके साथ वह अपने जोखिम को भी बांटता है। ये बताया गया है, जो पूंजी का एक पूंजी प्रदाता है, जो बैंक उसकी पूंजी उधार लेता है, उसके साथ वह अपने जोखिम को भी शेयर करता है। भारत सरकार ने भारत में इस्लामिक बैंकिंग को अभी तक अनुमति नहीं दी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत में इस्लामिक बैंकिंग को अभी तक अनुमति नहीं दी है, जबकि इस्लामिक कानूनों के अनुकूल उत्पादों को भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और चिट फंड हो सकते हैं। ये बताया गया जो भारत में इस्लामी बैंकिंग को अभी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जबकि इस्लामिक कानून के अनुसार अनुकूल उत्पादों को भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं, कंपनियों में सहकारी समितियों और चिट फंड हो सकते हैं। ये केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित नहीं होते हैं, बताया गया। अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। नेक्स्ट क्या है? कौन सा बैंक दर में वृद्धि का परिणाम है? अगर बैंक दर बढ़ जाता है तो क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक को ऋण लागत में वृद्धि होगी, बाजार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज होगा बाजार में मार्केट में पैसे की। वाणिज्यिक बैंक को ऋण लागत में कमी आएगी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हो सकता है जब बैंक ऋण बढ़ जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक को ऋण लेने में क्या होगा? महंगा मिलेगा। जब उनको ऋण महंगा मिलेगा तो हम लोगों को, हमारे जैसे कस्टमर को ऋण महंगा मिलेगा, तो उनके ऋण लागत में वृद्धि हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ये हो जाता है। तो बैंक दर जो बैंक रेट होता है, एक ऐसा दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक
दीर्घ अवधि यानी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पर ऋण देता है। आरबीआई द्वारा बैंक दर पर वृद्धि का अर्थ यह है कि जो आरबीआई है अगर बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देता है तो इसके मायने ये रखा जाता है कि बैंकों जो बैंक होंगे यानी बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए आदि के लिए अपने निधि के उधार लेने की कीमत में वृद्धि होगी। जैसे अगर आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया तो बैंक रेट बढ़ जाएगा तो बैंकों को लोन लेने में महंगा हो जाएगी, तो वो लोग निधि नहीं ले पाएंगे यानी वो पैसा नहीं ले पाएंगे। इसके कारण यह होगा कि निवेश की आपूर्ति निवेश निम्न हो जाएगा। नेक्स्ट, एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या होती हैं, ये मांग जमाएं स्वीकार करती हैं। जो एनबीएफसी होती हैं ये मांग यानी मांग में इसके मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन, इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात से छूट प्राप्त है, यानी ये करेंसी एडुकेसी रेशियो से छूट प्राप्त है। थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक इनमें जमा राशि की वापसी की गारंटी नहीं देता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है यानी कौन सा गलत है इसमें। तो जो एनबीएफसी होती हैं, एनबीएफसी ये मांग जमाएं स्वीकार नहीं करती हैं, तो ये ऑप्शन सही है। इन्हें पूंजी पर्याप्तता अनुपात से छूट प्राप्त है, नहीं। सभी बैंक को सीएआर को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक इनमें जमा राशि की वापसी की गारंटी नहीं देता है, तो ये भी सही है। अगर एनबीएफसी में जमा करोगे तो इसमें जो आरबीआई हमारे यहाँ है वो और ऋण जो पैसा जमा होगा वहाँ वो वापसी मिलने की गारंटी नहीं देता है। तो गलत पूछा है तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए एनबीएफसी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं। ये कंपनी एक 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होती हैं। जो एनबीएफसी होता है कंपनी एक 1956 के तहत ये रजिस्ट्रेशन कंपनी होती है जो ऋण और अग्रिम यानी जो लोन हो गया एंड एडवांसेस, शेयर और स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटीज़ या समान प्रकृति यानी समान लेवल जो लेवल मेंटेन होगा उनका कि अन्य मार्केट योग्य प्रतिभूतियाँ या जो उसके समान प्रकृति की या उसके जो बराबर की अन्य मार्केट योग्य प्रतिभूतियाँ हैं। मार्केट योग्य मतलब सिक्योरिटीज़ हैं का अधिग्रहण, उसके सामान जैसे आपका शेयर, बॉन्ड, स्टॉक, डिबेंचर, सरकार, इसके समान जो मार्केट योग्य प्रतिभूतियाँ का अधिग्रहण है। पट्टा हो गया, पट्टा का कारोबार हो गया, किराया खरीद हो गया, हायर एंड परचेज इसको बोलते हैं, बीमा व्यापार, चिट फंड व्यापार में लगी हूँ, ये सब आपके एनबीएफसी आएंगी। और ये कंपनी एक 1950 के तहत क्या है, ये रजिस्ट्रेशन कंपनी होती है, पंजीकरण कंपनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक ऐसी संस्था शामिल नहीं है। एनबीएफसी में एक संस्था ऐसी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य कारोबार कृषि, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं अथवा अचल संपत्ति की क्रय निर्माण करना है, ये सब एनबीएफसी में शामिल नहीं होंगी। थर्ड, एनबीएफसी ऋण देती हैं तथा निवेश करती हैं और इसलिए उनकी गतिविधियां बैंकों की तरह होती हैं। जो एनबीएफसी होता है भाई, ये ऋण देती हैं, निवेश करती हैं और इसलिए उनकी गतिविधियां बैंकों की तरह होती हैं। ये बैंक की तरह ही होती हैं लेकिन उनमें कुछ अंतर भी हैं। ये बैंक की तरह ही हैं लेकिन अंतर है, जो अंतर है देख लेते हैं क्या होता है। एनबीएफसी मांग जमाओं को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। जो एनबीएफसी होती है मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, जो एनबीएफसी होती हैं डिमांड डिपॉजिट को जमा नहीं करती हैं। अगर डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट यह होता है कि आप लोग इनके पास जाकर मांगो कि मेरा पैसा जो जमा किए हैं उसको वापस करो, तो ये नहीं दे सकती हैं। डिमांड डिपॉजिट ये स्वीकार नहीं करती हैं एनबीएफसी। सेकंड, एनबीएफसी भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। जो एनबीएफसी होती हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट
पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का ये हिस्सा नहीं होती हैं। जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का ये हिस्सा नहीं होती हैं और स्वयं के नाम आहरित चेक जारी नहीं कर सकती। जैसे एनबीएफसी, कोई एनबीएफसी है तो अपने नाम का कोई चेक जारी नहीं कर सकती। जैसे एक्सिस बैंक हो गया तो एक्सिस बैंक चेक जारी करेगा, इंडियन बैंक हो गया वो भी चेक जारी करेगा, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब हो गए अपने नाम के चेक जारी करती हैं। तो उसी प्रकार एनबीएफसी बैंक चेक नहीं जारी करती हैं। थर्ड क्या है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा। निक्षेप यानी एक, जैसे बताता हूँ अभी, बैंकों के मामले के विपरीत एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि अगर बैंक अगर डूब जाता है, बैंक रन की स्थिति में जाए या बैंक दिवालियापन हो जाए, तो अगर कोई बैंक में पैसा जमा है, जिसका बैंक मान लो कोई 10 लाख जमा किया गया है, तो उसको कवर नहीं किया गया है कि अगर बैंक डूब जाता है तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। आप चाहे जितना लाख रुपए आप बैंक में जमा किए हो, तो आप लोगों को 5 लाख के अलावा पैसा नहीं मिलेगा अगर आपका पैसा डूब जाता है तो उसका नाम है DICGC एक कम है। तो इसी का पूरा निक्षेप बीमा प्रत्येक गारंटी निगम जो होता है गारंटी देता है कि अगर आपका पैसा जमा हो जाता है तो इतना पैसा आपको मिनिमम मिलेगा ही, अगर बैंक दिवालियापन की स्थिति में आ जाता है तो ये हो गया आपका। तो ये कवर नहीं करता है DICGC को। और अन्य बैंक हैं तो कवर करते हैं, जैसे SBI बैंक डूब गया, बैंक ऑफ बड़ौदा डूब गया, और आपका बैंक ऑफ इंडिया डूब गया, इंडियन बैंक डूब गया। तो अगर आपका पैसा डूब जाता है, आप चाहे 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़ भी जमा किए हो, तो आपको केवल 5 लाख के अलावा कोई पैसा नहीं मिलेगा उसमें। ये इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अन्य बातें कुछ और भी जान लेते हैं। इसमें ये भी बताया कि साथ साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि आय मान्यता, परिसंपत्ति यानी एसेट्स का वर्गीकरण और एनबीएफसी पर लागू प्रावधान, बैलेंस शीट में प्रकटीकरण, जो बैलेंस शीट को अपना मेंटेन करना पड़ता है, पूंजी पर्याप्तता यानी पूंजी पर्याप्तता, कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता है कि आवश्यकता को दर्शाता है। ये में CR को मेंटेन करना पड़ता है, इसको छूट नहीं प्राप्त है भाई, मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, 2 गलत हो जाता है। निम्नलिखित, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण। जो बैंक है इसमें पूछ लिया गया है कि बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण में कौन सा आता है, तो यही है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। CR को मेंटेन करना पड़ेगा, जोखिमगत, बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है CR। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, CR वहाँ दे गया। यही होता है कि PYQ क्वेश्चन एनालिसिस करने पे थीम रिपीट होता है। देख लीजिए, एक बार यहाँ पर पूछ लिया, ये ऑप्शन दे दिया, फिर अगले साल या क्वेश्चन ने पूछ लिया, CR पे उठाकर पूछ लिया, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को यहाँ बना दिया है, CR से उठाकर दे दिया है। तो ऑप्शन ये यहाँ हो जाता है। अब देख लेते हैं CAR क्या है, पीछे खाली देखे थे, अब CR को समझ लेते हैं क्या होता है। ये जो CR होता है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों। जो CR होता है, CR ये होता है कि अपनी जोखिम भारित, वो जो उनके अंदर जोखिम है, संपत्ति एसेट्स हैं, वर्तमान देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है। यानी कोई बैंक ले लिया है तो जो लोन ले लिए हैं, जो अपने पास संपत्ति रखते हैं, और वर्तमान जो बैंक चुकाने की देनदारियों के संबंध है, बैंक की पूंजी, इन दोनों के बीच में एक रेशियो है, उसी पूंजी का अनुपात क्या है, CAR है। इसका निर्णय जो होता है केंद्रीय बैंकों और बैंक नियामकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त लाभ उठाने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने के लिए किया जाता है। इसलिए CR को इसलिए मेंटेन किया जाता है कि जो केंद्रीय बैंक और बैंक नियामक, जो बैंक रेगुलेशन द्वारा ये
जो बैंक रेगुलेशन द्वारा इसके जो नियामक होते हैं वाणिज्यिक बैंक को अतिरिक्त लाभ उठाने और जो अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए और प्रक्रिया में दिवालियापन मतलब बैंक डूबने की स्थिति से बचाया जाता है कि बैंक डूब जाए तो हम लोग इस प्रक्रिया का लाभ उठाया जा सके, CR मेंटेन रहेगा तो। फिर जो CAR होता है ये बेसल मानकों पर आधारित होता है। बेसल मानक को हम लोग अगले स्लाइड्स में या क्वेश्चन आएगा तो पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। ये CAR बैंक के ऋणों को प्रदर्शित करता है। जो CAR होता है बैंक के ऋण को प्रतिशत में दर्शाता है। जो अगर CR है, अगर जितना CR शो करेगा वो क्या शो करेगा कि बैंकों के ऋण जो होगा परसेंटेज में प्रदर्शित करता है। चलिए अब इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आभारी हूँ और सदा आकांक्षी रहूँगा आपके सुझावों का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।